स्वागत है आपका सिलेक्शन ड्रीम के यूट्यूब चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2025 की 20 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम एनालिसिस। इसमें हम आपको जीके और जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाले हैं जो कि 20 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं, और इन प्रश्नों के साथ ही हम उनसे संबंधित कुछ फैक्ट भी करवाएंगे जो कि आने वाली सभी शिफ्टों में उनसे संबंधित प्रश्न आने की संभावनाएं हैं। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं हम। प्रश्न है हमारा, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा बढ़ती है। यह प्रवृत्ति मुख्य रूप से नाभिकीय आवेश में वृद्धि और परमाणु आकार में कमी के कारण होती है। बाएं से दाएं जाने पर प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है। यह बढ़ा हुआ आवेश बाहरी इलेक्ट्रॉनों को अधिक मजबूती से खींचता है। इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न पूछा गया था, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है। लोकसभा को भंग कर सकते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति यह कार्य प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर ही करते हैं। लोकसभा को भंग करने की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति को प्राप्त है। लोकसभा भंग होने का अर्थ है कि सदन का कार्यकाल समाप्त हो गया हो और नए चुनाव कराए जाएंगे। लोकसभा एक अस्थायी सदन है जबकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है और उसे भंग नहीं किया जा सकता। अब लोकसभा किन स्थितियों में भंग हो सकती है। सामान्य कार्यकाल समाप्ति, 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल पूरा होने पर लोकसभा भंग होती है। जब प्रधानमंत्री स्वयं राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने के लिए और नए चुनाव कराने की सलाह देते हैं। जब सरकार सदन में अपना बहुमत खो देती है और कोई अन्य दल सरकार बनाने में सक्षम नहीं होता है तो राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों के बंटवारे को दर्शाने वाली मुख्य अनुसूची कौन सी है। संघ और राज्य के मध्य संबंधों की शक्तियों को बंटवारे का वर्णन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में किया गया है। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों के माध्यम से केंद्र और राज्यों के बीच कानून की शक्ति का विभाजन किया गया है। संघ सूची है, इस पर केवल संसद कानून बना सकती है। विषय है इसके रक्षा, बैंकिंग और विदेश मामले। राज्य सूची जो है, इस पर केवल राज्य विधानमंडल कानून बना सकते हैं। इसके विषय है पुलिस, लोक स्वास्थ्य और कृषि। समवर्ती सूची जो है, इस पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। इसके विषय है शिक्षा, वन और विवाह। शक्तियों के वितरण से संबंधित यह प्रावधान संविधान के भाग 11 में निहित है। अगला प्रश्न पूछा गया था, मैं नास्तिक क्यों हूँ। वाई आई एम एन एथिस्ट। यह किसकी किताब है। मैं नास्तिक क्यों हूँ नामक प्रसिद्ध निबंध जो है शहीद भगत सिंह द्वारा लिखा गया था। भगत सिंह ने यह लेख 1930 में लाहौर सेंट्रल जेल में रहते हुए लिखा था। यह पहली बार 27 सितंबर 1931 को लाहौर से प्रकाशित होने वाले अखबार द पीपुल में प्रकाशित हुआ था। यह निबंध उनके मित्र के उस आरोप का खंडन करता है जिसमें कहा गया था कि भगत सिंह को फांसी से डर लग रहा है, इसलिए वे नास्तिकता को छोड़कर ईश्वर में विश्वास करने लगे हैं। भगत सिंह ने इसमें तर्क, विज्ञान और अनुभव के आधार पर अपनी नास्तिकता को सिद्ध किया। यह लेख न केवल भगत सिंह के क्रांतिकारी विचारों को बल्कि उनकी तार्किक सोच और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी दर्शाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, फाग नृत्य कब किया जाता है। फाग नृत्य जो है मुख्य रूप से वसंत ऋतु के आगमन पर, विशेष रूप से होली के त्योहार के दौरान किया जाता है। यह नृत्य फाल्गुन माह में होता है जो आमतौर पर फरवरी और मार्च के बीच पड़ता है। फाग नृत्य कई राज्यों में लोकप्रिय है, लेकिन यह विशेष रूप से हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध है। यह नृत्य वसंत के उल्लास, प्रेम और मस्ती को दर्शाता है। इसमें अक्सर ढोल, नगाड़े और मंजीरे जैसे वाद्य यंत्र का उपयोग होता है और नर्तक रंग बिरंगे पारंपरिक परिधान पहनते हैं। हरियाणा में यह नृत्य विशेष रूप से धमाल नामक लोक संगीत के साथ पुरुषों और महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, माखनलाल चतुर्वेदी को किस प्रसिद्ध कवि की संज्ञा दी गई है। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा नामक प्रसिद्ध कवि की संज्ञा दी गई है। यह उपनाम उनकी कविताओं में राष्ट्रीय भावना, देशभक्ति और बलिदान के गहरे भावों के कारण दिया गया है, क्योंकि वे स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल थे। उनकी कुछ प्रसिद्ध कृतियां हैं, हिम तरंगिनी के लिए उन्हें 1955 में पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था।
हिम किरीटिनी भी उन्हीं की रचना है। पुष्प की अभिलाषा कविता उनकी देशभक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक मानी जाती है। वह एक कवि होने के साथ साथ एक महान पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रभा जैसे प्रमुख राष्ट्रीय पत्रिकाओं को संपादन किया। इनका जन्म मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के बावई गांव में हुआ था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में संजा गायन मुख्य रूप से कौन करता है और यह कब किया जाता है? मध्य प्रदेश में संजा गायन मुख्य रूप से अविवाहित लड़कियों द्वारा किया जाता है। यह पारंपरिक रूप से श्राद्ध पक्ष के 16 दिनों के दौरान विशेषकर शाम के समय किया जाता है। संजा गायन पश्चिमी मध्य प्रदेश के मालवा और निमाड़ क्षेत्रों का एक महत्वपूर्ण लोक पर्व है। लड़कियां शाम को गोबर और रंग बिरंगे फूलों से घर की दीवारों पर संजा की आकृतियां बनाती है। ये आकृतियां प्रतिदिन बदलती रहती है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भोपाल की अपर लेक का निर्माण किस शासक ने करवाया था? भोपाल की अपर लेक का निर्माण परमार वंश के प्रसिद्ध शासक राजा भोज ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। राजा भोज ने ही भोपाल शहर की स्थापना की थी, जिसे पहले भोजपाल के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में इस झील को औपचारिक रूप से भोजताल के नाम से जाना जाता है। अपर लेक को एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झीलों में से एक माना जाता है। मार्च 2011 में इस झील का नाम राजा भोज के सम्मान में बदलकर भोजताल कर दिया गया। इस झील का निर्माण कोलन नदी के प्रवाह को रोककर एक मिट्टी का बांध बनाकर किया गया था। अपर लेक, जो कि भोजताल है, और उसके पास की लोअर लेक, जिसका नाम छोटा तालाब है, को मिलाकर भोज वेटलैंड का निर्माण होता है, जिसे अगस्त 2002 में एक रामसर स्थल घोषित किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया था, गोरिल्ला पद्धति के लिए कौन सी जनजाति प्रसिद्ध है? गोरिल्ला पद्धति और तीरंदाजी के लिए मुख्य रूप से भील जनजाति प्रसिद्ध है। इन्होंने महाराणा प्रताप का साथ देते हुए हल्दीघाटी के युद्ध में मुगलों के खिलाफ छापामार रणनीति का प्रयोग किया। टंटिया भील ने भी अंग्रेजों के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध किया, जिन्हें भारतीय रॉबिन हुड कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में एक समान सिविल संहिता का वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान में एक समान सिविल संहिता का वर्णन अनुच्छेद नंबर 44 में किया गया है। यह अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा है, जो कि संविधान के भाग 4 में निहित है। यूसीसी का मुख्य उद्देश्य भारत के सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकारी जैसी निजी मामलों को नियंत्रित करने वाले कानूनों का एक एकल सेट बनाना है। अगला प्रश्न पूछा गया था, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है, जिसे संविधान में हटाने की प्रक्रिया कहा गया है। यह प्रक्रिया संसद द्वारा सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर चलाई जाती है। अनुच्छेद नंबर 124(4) में इसका वर्णन है। हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में 100 या राज्यसभा में 50 सदस्य के हस्ताक्षर से शुरू होता है। यह प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति हटाने का आदेश जारी करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, 1991 के एलपीजी सुधारों में वित्तीय क्षेत्र के लिए कौन सी समिति का निर्माण किया गया था? 1991 के वित्तीय क्षेत्र सुधारों के लिए नरसिम्हन समिति का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष थे एम नरसिम्हन। इसका उद्देश्य भारतीय बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली की दक्षता में सुधार करना, इसकी सिफारिश ब्याज दरों को नियंत्रण मुक्त करना, एसएलआर और सीआरआर को कम करना तथा निजी बैंकों को बढ़ावा देना था। इन सिफारिशों ने भारत में आधुनिक बैंकिंग की नींव रखी। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत के किस शहर या क्षेत्र को भारत की हॉकी राजधानी कहा जाता है? भारत के ओडिशा राज्य के सुंदरगढ़ जिले को आमतौर पर भारत की हॉकी राजधानी कहा जाता है। इसका एक प्रमुख शहर राउरकेला हॉकी गतिविधियों और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के उत्पादन का मुख्य केंद्र है। सुंदरगढ़ जिले में दिलीप तिर्की, बीरेंद्र लाकड़ा और अमित रोहिदास जैसे कई हॉकी ओलंपियन दिए हैं। राउरकेला में स्थित बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम में से एक है। राउरकेला स्टेडियम के कारण
FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का सह मेजबान शहर रहा। निम्नलिखित शहरों में कौन सा शहर किसी प्रमुख नदी के किनारे नहीं बसा है? इसमें ऑप्शन दिए गए थे कोलकाता, भागलपुर, कटक और जोधपुर। इसका आंसर होगा दिए गए विकल्प में से जोधपुर शहर किसी प्रमुख नदी के किनारे नहीं बसा है। जोधपुर जो है यह शहर भारत के थार मरुस्थल के किनारे स्थित है और मुख्य रूप से भूजल तथा पारंपरिक वर्षा जल संचयन प्रणालियों पर निर्भर करता है। इसके पास कोई बड़ी बारहमासी नदी नहीं बहती है। कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे बसा है। भागलपुर यह है जो गंगा नदी के तट पर स्थित है और कटक जो है महानदी के तट पर बसा हुआ है। अगला प्रश्न था कोविड-19 महामारी के दौरान लोगों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी योजना चालू की गई थी? कोविड-19 से लड़ने और लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश में जीवन अमृत योजना चालू की गई थी। इस योजना के तहत आयुर्वेदिक औषधियों के विशेष मिश्रण का वितरण किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को आयुर्वेदिक उपाय उपलब्ध कराकर उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना था ताकि वे कोविड-19 संक्रमण के जोखिम से बच सके। योजना के तहत त्रिकुट चूर्ण, जिसमें सौंठ, काली मिर्च और पिपली का मिश्रण था, नामक आयुर्वेदिक औषधि के पैकेट वितरित किए गए थे। इसमें अन्य पहल थी जीवन अमृत योजना मध्य प्रदेश सरकार की कोविड-19 से लड़ने की व्यापक रणनीति का हिस्सा थी, जिसमें अन्य योजनाएं जैसे कि किल कोरोना अभियान और मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना भी शामिल थी। अगला प्रश्न पूछा गया था विद्युत धारा को दोगुना करने पर चुंबकत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? विद्युत धारा को दोगुना करने पर उत्पन्न होने वाला चुंबकत्व का मान भी दोगुना हो जाएगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता प्रवाहित विद्युत धारा के सीधे समानुपाती होती है। यह संबंध एम्पियर के नियम और बायो-सावर्ट नियम पर आधारित है। धारा की दिशा से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जानने के लिए दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम उपयोग किया जाता है। धारा दोगुनी करने से केवल शक्ति दोगुनी होती है, दिशा अपरिवर्तित रहती है। अगला प्रश्न पूछा गया था किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं पाई जाती? वह अम्ल जिसमें ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है उसे हाइड्रेसिड कहते हैं। इसका सबसे आम उदाहरण है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। हाइड्रेसिड में केवल हाइड्रोजन और एक अधातु होती है। इसके अन्य उदाहरण है हाइड्रोब्रोमीन अम्ल, हाइड्रोआयोडिक अम्ल और वे अम्ल जिनमें ऑक्सीजन होती है उन्हें ऑक्सी एसिड कहते हैं। अगला प्रश्न था कौन एक प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है जिसका प्रयोग प्रयोगशाला में भी किया जाता है? प्राकृतिक सूचकों में से एक महत्वपूर्ण उदाहरण है लाल पत्ता गोभी का अर्क। यह एक शक्तिशाली प्राकृतिक सूचक है जो अम्ल तथा क्षार के pH मानों पर अलग रंग प्रदर्शित करता है। लाल पत्ता गोभी में एंथोसाइनिन नामक प्राकृतिक वर्णक पाया जाता है जो pH के प्रति संवेदनशील होता है। यह अम्लीय विलयन में लाल या गुलाबी रंग प्रदर्शित करता है और उदासीन विलयन में बैंगनी रंग प्रदर्शित करता है और क्षारीय विलयन में हरा या पीला रंग प्रदर्शित करता है। अभी हमने 20 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को देखा है और उनके आंसर देखे हैं और साथ ही उनसे जुड़े हुए कुछ फैक्ट देखे जिनके आने की संभावनाएं हैं अगली शिफ्टों में। ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे अगली शिफ्ट के क्वेश्चन जो कि MP पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इसीलिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।